अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हैं सर सैयद अहमद ख़ान की एडवाइसेस जो उन्होंने ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम्स को की और उनको ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ के नाम से जाना जाता है। इन आइडियाज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में और ये वो उस नतीजे में निकाली उन्होंने जब सर सैयद अहमद ख़ान ने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जो मुस्लिम्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने ये आइडियाज़ दिए ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम्स को आपकी जो कंडीशन ख़राब है उसके नतीजे में अब हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए जो 3 अप्रोचेज़ उन्होंने बताई जिस पे उनकी सारी फ़िलासफ़ी भी बेस करती है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किए फैक्टर्स और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब इनकी रेमेडी भी है। रेमेडी के तौर पर हमें क्या करना पड़ेगा, उन्होंने अपने एक ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ दिए जो उनकी सारी फ़िलासफ़ी को डिस्क्राइब करते हैं। उस आइडिया में, उन ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ में 3 बातें आती हैं, 3 मेन पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा कि आप रैशनल अप्रोच रखें गवर्नमेंट के साथ। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसने आपने रिजेंटमेंट पैदा नहीं करनी है अपने दिलों में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। देन उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी उनकी एडवाइस थी कि आप पॉलिटिक्स से दस्तबरदार हो जाएं जब तक आप एजुकेशन गेन नहीं करते। आप एजुकेशन लें, मॉडर्न एजुकेशन लें, आप इंग्लिश सीखें, देन आप पॉलिटिक्स में आए। तमाम नौजवान, सारी यूथ को उन्होंने ये पैगाम दिया। देन जो थर्ड पॉइंट था, उन्होंने कहा रिफॉर्म हम किसके थ्रू करेंगे, एजुकेशन के थ्रू। हम एजुकेशन गेन करेंगे तो हम अपने रिलीजन को भी बचा लेंगे और हम अपनी इकोनॉमिक, अपनी पॉलिटिकल, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव हर कंडीशन को ठीक कर सकते हैं अगर हम एजुकेशन को गेन करेंगे। तो एजुकेशन के थ्रू ही हम रिफॉर्म करेंगे। अगेन हम जो है वो रिवॉल्ट नहीं करेंगे जैसे 1857 में हुआ किसी भी किस्म का। हम एजुकेशन के थ्रू रिफॉर्म लेके आएंगे और एजुकेशन के थ्रू जो डिस्पैरिटीज़ है हमारी, हम उनको ख़त्म करेंगे। अब इन तीनों की क्या डिटेल है उसको हम नेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट वाज रैशनल अप्रोच टू गवर्नमेंट। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को कहा कि आपका ना एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए किसके साथ, ब्रिटिश रूलर्स के साथ। जैसे हिंदूज़ जो हैं वो एग्जैजरेट कर रहे थे मुस्लिम्स को कि आपके साथ जो बुरा सलूक किया जा रहा है इसकी रीज़न सारी ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिशर्स आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे और ब्रिटिशर्स को कहा कि सारी की सारी जो 1857 का रिवोल्ट है उसकी रीज़न ही कौन है, मुस्लिम्स। ये चीज़ बड़ी ना कॉम्प्लिकेट हो रही थी और कॉन्स्पिरेसीज बन रही थी। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम्स को समझाया कि आपको कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप रखना है ब्रिटिशर्स के साथ। आप उसके बाद फिर पार्टिसिपेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंटल रोल में भी। मतलब अगर आप वो एजुकेशन हासिल करेंगे जो ब्रिटिशर्स चाहते हैं और इंग्लिश एजुकेशन है तो उसके बाद आप हर जगह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंटल रोल्स हों चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों। इसके लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया, बाय अलाइनिंग विद ब्रिटिश मुस्लिम्स कुड सिक्योर पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। कि आप अगर ब्रिटिशर्स के साथ अलाइनमेंट कर लेते हैं मुस्लिम्स तो आपकी जो अथॉरिटी की पोजीशन है वो सिक्योर हो जाएंगी। मतलब आप वही जिन चीज़ों से पहले आपको ब्रिटिशर्स ही महरूम कर रहे हैं वो खुद आपको देंगे। आपको प्रॉपर्टीज़ भी आपकी वापस करेंगे, आपको जॉब्स भी देंगे जो उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लेंगे। बस आपको उनका जो एतमाद है आपको वो हासिल करना है, राइट। ही बिलीव्ड मुस्लिम्स कुड मेक फ्रेंड्स विद ब्रिटिशर्स टू कम्पीट हिंदूज़। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि अगर हिंदूज़ ब्रिटिशर्स के साथ मिलके आपको हर चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं तो आप भी ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर हिंदूज़ के साथ कम्पीट कर सकते हैं। और आपको मिलना कैसे है उनके साथ, एजुकेशन गेन करके, राइट। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा आप रैशनल अप्रोच रखें गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट के लिए अपने दिल में रिजेंटमेंट पैदा करके उनसे आप दूर नहीं हो। ये था सर सैयद अहमद ख़ान का पॉइंट कि उन्होंने एक, आप कह सकते हैं, एक रैशनल तरीका उन्होंने यूज़ किया, एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई मुस्लिम्स को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। ये बहुत एक ऑथेंटिक सोच थी उनकी उस टाइम पे। इसके लिए उन्होंने लेटर्स लिखे ब्रिटिश राज को कि उस जो मुसलमानों के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के दिल में रिजेंटमेंट थी उसको ख़त्म करने की कंप्लीट कोशिश की। बिकॉज ही हैज़ वर्कड इन, उन्होंने पहले काम किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ब्रिटिशर्स के नज़दीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी सर सैयद अहमद ख़ान की, बिकॉज वो लॉयलिस्ट थे उनके, राइट। उनको लॉयलिस्ट भी कहा जाता था ब्रिटिशर्स का। He wrote many books and articles to remove the misunderstandings between Muslim and Britishers. देखिए उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स और काफ़ी बुक्स लिखी ताकि मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स की आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म हो सकें। एक्चुअली सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बहुत रैशनल अप्रोच के थ्रू मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स की रिकन्साइलेशन करना चाहिए। ब्रिटिशर्स का वहाँ पर जो है वो उनकी गवर्नमेंट थी
और मुस्लिम्स जो है वहाँ पर सफ़र कर रहे थे। हिंदूज़ की बहुत ज़्यादा इस तरह की मतलब हिंदूज़ चाहते थे, वो एग्जैजरेट करते थे मुस्लिम्स को कि आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही रहें, और ब्रिटिशर्स के पास जाके इस तरह की मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो है वो कॉन्स्पिरेसीज करते थे कि वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो जाएं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने बजाय इसके कि वो वेपन्स यूज़ करके या किसी और तरीके से जाके ब्रिटिशर्स को इस चीज़ के लिए अग्री करते कि मुस्लिम्स जो हैं वो आपके साथ हैं, इसकी बजाय आपने अपने लिटरेरी वर्क के थ्रू, अपनी बुक्स के थ्रू और अपने आर्टिकल्स के थ्रू जो है वो ब्रिटिशर्स तक ये मैसेज पहुंचाया कि मुस्लिम्स जो हैं वो आपके अगेंस्ट नहीं हैं, बल्कि वो आपके अंडर मॉडर्न तरीके से काम करना चाहते हैं। और वो कैसे काम करेंगे? मॉडर्न एजुकेशन गेन करके। तो सर सैयद अहमद ख़ान की ये तमाम कोशिशें थी जिनकी वजह से मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स के दरमियान जो एक गैप था, एक डिस्पैरिटी थी, वो ख़त्म हुई। बिकॉज हमने ये पहले ही डिस्कस किया है कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी देर तक काम करते रहे, अच्छे ओहदे पर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो उनका होता था। तो उनको सर सैयद अहमद ख़ान को हिस्ट्री में लॉयलिस्ट भी कहा जाता है, बिकॉज उन्होंने ब्रिटिशर्स के हक़ में सारा काम किया। एक्चुअली वो अगर देखा जाए तो वो मुस्लिम्स के लिए बेनिफिट था, लेकिन वो साथ साथ ब्रिटिशर्स के लिए भी था। ब्रिटिशर्स की लॉयलिस्ट आप कह सकते हैं, उनकी उस फॉर्म में था। तो उन्होंने मुस्लिम्स को इस चीज़ पर कंपेल किया कि आप अपना रिलेशनशिप जो है वो कंस्ट्रक्टिव बनाएं, किसके साथ? ब्रिटिश रूलर्स के साथ। तो इसी अप्रोच के थ्रू, यही एक अप्रोच है जिसके थ्रू आप सब कॉन्टिनेंट में सुकून से रह सकते हैं, कंफर्टेबली रह सकते हैं अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिकॉज आप इनकी अब 1857 के बाद, उसके 100 ईयर्स बाद पाकिस्तान और इंडिया बने, सब कॉन्टिनेंट आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से। बट उन 100 ईयर्स से पहले तो 1857 की ये बातें हैं जिनमें सर सैयद अहमद ख़ान उस टाइम पे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अलग स्टेट कर दी जाए मुस्लिम्स और हिंदूज़ की, और ना ही ब्रिटिशर्स यहाँ से जाना चाहते थे अभी तब तक। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार थी जिसने ब्रिटिशर्स को मजबूर किया कि वो ये अपनी कॉलोनी को ख़त्म कर दें और इनकी जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो ब्रिटिशर्स हिंदूज़ और मुस्लिम्स को दे दें। तो उस टाइम पे वैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो मुस्लिम्स को ब्रिटिश के अंडर ही रहना था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी रैशनल अप्रोच के थ्रू मुस्लिम्स को इस चीज़ पर कंपेल किया कि वो मॉडर्न एजुकेशन गेन करें और वो काम करें जो ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदेमंद है। ब्रिटिश का फ़ायदा करेंगे अगर वो लोग, तो फिर इनडायरेक्टली मुस्लिम्स का ही बेनिफिट होगा। तो ये थी रैशनल अप्रोच टू गवर्नमेंट कि उन्होंने कहा कि आपने गवर्नमेंट के साथ अच्छे बेसिस पर रिलेशनशिप्स को रिलेशनशिप को आगे प्रोपगेट करना है, उसको रिलेशनशिप को कंस्ट्रक्ट करना है अच्छे बेसिस पर। उनके साथ कोई जो है आपने अपने रिलेशनशिप्स ख़राब बेसिस पर नहीं बनाने। तो मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ सर सैयद अहमद ख़ान की इस अप्रोच से। अब हम नेक्स्ट जो उन्होंने अपने ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ में जो नेक्स्ट बात कही उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सेकंड अप्रोच थी सर सैयद अहमद ख़ान के ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ की, वो थी अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स। कि मुस्लिम्स जो हैं उस टाइम पे देखिए, अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी ही थी 1885 में, 1857 की कुछ देर बाद का टाइम था। अभी मुस्लिम्स की रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे सर सैयद अहमद ख़ान। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम्स को कहा कि बिल्कुल भी आपने पॉलिटिक्स में अभी पार्टिसिपेट नहीं करना, स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना आपने। बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे फर्स्ट टाइम सब कॉन्टिनेंट के लोकल इंडियन मुस्लिम्स जो लोकल इंडियंस थे या नेटिव इंडियंस आप कह सकते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी। बट वो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ये कहती थी कि हम सबकी पार्टी हैं, तमाम सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं। बट एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो जस्ट किसकी रिप्रेजेंटेटिव थी? हिंदूज़ की। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम्स को इस चीज़ से प्रोहिबिट किया, उनको कंप्लीटली कहा कि आपने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना। ही एडवाइज्ड मुस्लिम्स अगेंस्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अनलेस दे हैड बेटर देमसेल्व्स। उन्होंने कहा ठीक है आप पॉलिटिक्स में जाएं, लेकिन पॉलिटिक्स में आप कैसे जाएं? अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन देके, अपने आप को बेटर करके। अभी आपको कुछ मॉडर्न एजुकेशन का नहीं पता, आपको नहीं पता ब्रिटिशर्स की पॉलिटिक्स क्या है या मॉडर्न पॉलिटिक्स क्या है। तो जब तक आप इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं ले लेते, आपने कंप्लीटली जो है वो पॉलिटिक्स से दूर रहना है और इसमें किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करना, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या चाहे वो ब्रिटिशर्स की या कोई भी लोकल पार्टी हो, कोई भी छोटा सा कोई भी पार्टी सिस्टम हो, आपने उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। ही कंटिन्यूड विद प्रेसिंग देम टू फोकस ऑन एजुकेशन ओनली। तो सर सैयद अहमद ख़ान की जो पॉलिसीज़ हैं, आप कहीं भी किसी भी बुक में इनके बारे में पढ़ेंगे
तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट होंगे वो ये होंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों को कंपेल किया कि वो एजुकेशन गेन करें, और कौन सी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन जो उस टाइम की ज़रूरत थी। रिलीजियस एजुकेशन तो मुस्लिम्स ले ही रहे थे, बट मॉडर्न एजुकेशन जिसके थ्रू वो ब्रिटिशर्स को इम्प्रेस कर सकते थे, वो एजुकेशन गेन करना मुस्लिम्स जो है वो हेजिटेट थी उसके अंदर कि हम ये नहीं, हम मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेंगे, हम इंग्लिश की तालीम हासिल नहीं करेंगे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम्स को इस चीज़ पर कंपेल किया, उनको अग्री किया कि आप एजुकेशन गेन करें देन आप पॉलिटिक्स में जाएं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट उनका ये था कि हमें गवर्नमेंट के साथ बना के रखनी है, हिंदूज़ हमें जितना मर्जी एग्जैजुरेट करें, हमने बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जाना। सेकंड, उनकी जो ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ में उनकी सेकंड जो सजेशन थी मुस्लिम्स को, एडवाइस थी, वो ये थी कि आप पॉलिटिक्स में नहीं जाएं बिल्कुल भी। देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान ने पहले मुस्लिम्स के चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया, देन उनको सजेशंस दी, और थर्ड काम जो उन्होंने किया, उन्होंने प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूशंस बनवाए एजुकेशन के लिए, जिस पर वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो ये सेकंड उनका पॉइंट था। और थर्ड में उन्होंने रिफॉर्म्स की थ्रू एजुकेशन। किस तरह से उन्होंने रिफॉर्म्स की एजुकेशन में, उनको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट जो उनके ट्रिनिटी ऑफ आइडिया में था वो था रिफॉर्म थ्रू एजुकेशन। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि हम एजुकेशन के थ्रू रिफॉर्म लेके आएंगे। पहले जो उनके दोनों पॉइंट थे वो इनडायरेक्टली लिंक करते हैं इसी पॉइंट के साथ। ही वॉज द चैम्पियन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, उनको कहा जाता था कि ही इज़ अ चैम्पियन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। इसके लिए उन्होंने प्रैक्टिकली काफ़ी सारे स्टेप लिए। फर्स्ट, ओके, GFI ग्राहम, ही वॉज अ राइटर। उन्होंने एक बुक लिखी सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ पर और उनके वर्क्स पर, और उन्होंने उसमें कहा कि सर सैयद अहमद मोटो वाज एजुकेट एजुकेट एजुकेट। देखिए, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी फॉर सर सैयद अहमद ख़ान। तो उन्होंने प्रैक्टिकली भी ये प्रूव किया सब कुछ, और बहुत ज़्यादा वर्क भी किया उन्होंने इसके लिए, बहुत काम किया एजुकेशन के लिए। और इसको आप कोटेशन को डिफरेंट जगह पर मेंशन कर सकते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ऑल द सोशियो पोलिटिकल इल्स ऑफ इंडिया में बी क्योर्ड बाय दिस ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा इसी के थ्रू हल हो सकती हैं मसले इनके, क्योर द रूट। तो उनका एक ही मोटो था कि हम एजुकेशन गेन करें और उसके बाद हम हर प्रॉब्लम अपने को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान को, कि उन्होंने कौन सी सर्विसेज दी मुस्लिम्स के लिए, उनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।